हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जो हम लोग क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन कवर करते आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7 का 6 लेसन कंप्लीट कर लिया है जिसका पीडीएफ में हैंड रिटेन नोट्स बहुत ही फ्रेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से टेलीग्राम पे हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, जिनको भी नहीं मिल रहा है, अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, जोड़ के आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उसका हैंड रिटेन नोट्स टेलीग्राम पर डलवा देते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी डिले का स्टार्ट करते हैं। आज का इस चैप्टर में क्लास 7 है अध्याय हवा, आंधी और तूफान। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वायु हमारे चारों ओर है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। जी हाँ, हम लोग जहाँ भी रहते हैं उसके चारों तरफ वायु मौजूद है। वायु के बिना हम लोग जीवन संभव ही नहीं पृथ्वी पर। ठीक है, वायु क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, ये भी बात सही है। लेकिन गतिशील वायु को वायु नहीं कहते हैं, गतिशील वायु को हवा कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी कि दो चीज़ हम लोग सीखे, वायु और हवा दोनों अंतर होता है, यानी एक जैसा हम लोग इसको समझने की भूल ना करें। जो वायु होती हैं वो स्थिर होती हैं, जो हवा होती हैं वो गतिमान होती हैं। ठीक है, तो वायु अलग है और हवा अलग है। ठीक है, लेकिन हम किस आधार पे ये कह सकते हैं कि जो हवा होती है वो क्या होती है, गतिशील होती है, किस आधार पे? जी, तो आइए देखते हैं। हवा कभी धीरे चलती है तो कभी तेज, कभी पूरब से तो कभी पश्चिम से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप साइकिल चलाकर विद्यालय जाते हैं, जिस दिन हवा आपके आने पर विपरीत दिशा में चल रही होती है तो क्या आपको कोई कठिनाई महसूस होती है? पतंग उड़ाने में आपके पीछे से आती हवा सहायक होती है या नहीं? तो बिल्कुल, अगर हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, अगर हम लोग के जिस दिशा में साइकिल चलाते हैं अगर उसके अपोजिट यानी उल्टे दिशे से अगर हवा बहती है तो साइकिल चलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब पैडल को बहुत फोर्सफुली यानी बहुत प्रेशर के साथ दबा के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर वही वायु या वही हम लोग के अपोजिट साइड से बहता है तो क्या होता है, हम लोग को बहुत ही कम गति लगाना पड़ता है, अपने आप लुढ़कते चला जाता है साइकिल। कभी कभी पतंग उड़ाते हैं, अगर उसके विपरीत दिशा से हवा बह रहा है तो पतंग बहुत उड़ाने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर वही हम लोग को पीछे से हवा आती है तो आसानी से वो आसमान में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वायु और हवा के माध्यम से हम लोग समझते हैं एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो आइए एकदम ईजी तरीके से देखिए, आप लोग को समझने के लिए क्या करना है। कोई भी घर में अगर दो बोतल पड़ा है तो उसको ले लेना है, लेकिन बोतल क्या होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, और दोनों बोतल में हाफ हाफ यानी आधा आधा गर्म पानी होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा गर्म पानी नहीं कि बोतल ही पूरा सिकुड़ जाए, पहले ही मतलब थोड़ा सा उबलता पानी चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, उसको 2 बाल्टी ले लेना है या फिर कोई भी अगर आपके घर में बर्तन हो ले लेना है। लेकिन एक में क्या हुआ, उबलता हुआ पानी होना चाहिए और एक में ठंडा पानी होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे, एक को उबलता हुआ पानी में और एक को ठंडा हुआ पानी में, और बोतल में पहले से क्या है, गर्म पानी है। ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट छोड़ने के बाद अगर हम लोग उसको देखेंगे तो क्या होगा, जो ठंडा पानी वाला है वो क्या होगा, बीच से पूरा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और जो उबलता हुआ पानी है वो क्या होगा, थोड़ा सा पहले की अपेक्षा फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने वाली बात है। जो ठंडा पानी है वो अंदर से पिचक गया और जो उबलता हुआ पानी है वो थोड़ा सा फैल गया। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ है? ठीक है, आप जानते हैं कि जल गर्म करने पर वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जी, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि जल को अगर गर्म करते हैं तो वेपर के रूप में यानी वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है। ठीक है, और जब वही वाष्प को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं तो फिर वो संघनित होकर क्या हो जाता है, पानी में बदल जाता है। ये प्रक्रिया तो चलते रहता है। बोतल के अंदर के वाष्प के जल में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वाष्प का आयतन कम हो जाता है। देखिए पहले क्या है, दोनों में गर्म पानी था तो क्या हुआ, गर्म पानी क्या होता है, उठता है, जैसे गर्म पानी होगा ऊपर की ओर आसमान की ओर उठता है, और क्या हुआ, पूरा मान लीजिए दोनों में फैल गया। ठीक है, लेकिन जैसे उसको हम गर्म पानी में डालें तो फैल के क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाष्प, देखिए बोतल के अंदर के वाष्प के जल में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वायु का आयतन कम हो जाता है। अब क्या हुआ, जैसे ही ठंडा पानी में डाले तो वो क्या हो गया, वायु जो उसमें का जल वाष्प था वो क्या हो गया, किस में बदल जाएगा, पानी में। ठीक है,
मतलब जो पानी होता है उसको गर्म करने पर वाष्प में बदलता है और वाष्प को ठंडा करने पर पानी में बदल जाता है। तो वही बोला कि ठंडे पानी वाले डब्बे में जब बोतल को डाले तो क्या हुआ, वाष्प किस में बदल गया, जल में संघनित हो गया। ठीक है, तो उसमें का जो क्या था, वायु था, वो क्या हो गया, आयतन उसका कम हो गया। यानी मान लीजिए पहले इतना स्थान घेरता था उसमें का क्या, संघनित वाष्प, अब क्या हुआ, वो क्या हुआ, सिकुड़ के यानी पानी के रूप हो गया, तो सिकुड़ के इतना छोटा हो गया। तो अब इतना जो प्रेशर लगा रहा था अंदर से, अब क्या हुआ, वो सिकुड़ के इतना छोटा हो गया। ठीक है, छोटा मतलब कम जगह लेने लगा। आयतन का मतलब होता है जितना ज़्यादा जगह लेता है। अब क्या हुआ, बाहर से भी तो फोर्स है हवा का और अंदर से भी पहले फोर्स था, लेकिन जैसे ठंडा पानी में बोतल को डाले, क्या हुआ, जितना भी वाष्प घेर के रखा था जगह को, वो पानी में बदल गया और जो पानी में बदला तो अपना जगह खाली कर दिया। तो यहाँ तो क्या हुआ, वायु का दाब कम हो गया और बाहर से प्रेशर तेज़ी से लगने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ, वो अंदर से क्या हुआ, पिचक गया। ठीक है, लेकिन वही हम लोग गर्म पानी में जो बाल्टी में डाले थे बोतल को, वो अंदर से भी क्या था, उतना प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है, पहले से तो गर्म था और जब हम लोग गर्म बोतल में डाले तो उसका प्रेशर और ज़्यादा हो गया और बाहर से दबाव था, लेकिन बाहर से जो दबाव के मुकाबले अंदर इतना गर्मी ज़्यादा था क्योंकि उसका आयतन ज़्यादा हो गया गर्म के कारण, इसलिए वो अंदर का प्रेशर जो था वो ज़्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर कम हो गया। इसलिए वो क्या हो गया, अंदर मतलब अंदर की ओर से बाहर की ओर फैल गया। ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ समझे यहाँ पे कि दाब जो होता है वो क्या होता है, जिसका दाब ज़्यादा होगा, यानी बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा तो अंदर पिचका देगा, अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो बाहर की ओर फैला देगा। ठीक है, तो हम लोग ये समझने का प्रयास किए यहाँ पे। अभी तो बस एक्सपेरिमेंट जो किए हैं इसके बारे में चर्चा करने वाली बात है क्लास में, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब फिर ये भी एक्सपेरिमेंट किया है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे स्टिक ले लिए। ठीक है, उसमें क्या किए, बैलून में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिए। पानी इसलिए डाल दिए कि वो उड़े ना इधर उधर। अब क्या किए, 10-10 सेंटीमीटर या फिर कुछ दूरी पे बैलून को लटका दिए। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, फूंक मारेंगे, इसके और इसके बीच में फूंक मारेंगे। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा? नहीं, ये जैसे फूंक मारेंगे ये क्या होगा, आपस में पास में आ जाएगा, मतलब इसका दूरी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच का जो भी हवा था वो क्या था, इक्वल था। लेकिन अगर प्रेशर मारे तो यहाँ का हवा क्या हो गया, हट गया। जब यहाँ का बीच का हवा प्रेशर से यानी फूंक मारते हैं हम लोग जोर से ऐसे, तो यहाँ का हवा हट जाता है। जैसे हवा हटेगा तब इसको भरने के लिए हवा का जगह चारों तरफ से क्या होगा, हवा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले तो ये हटेगा ना, जैसे हटेगा हवा तब तक ये पास में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया और चारों तरफ का प्रेशर यानी दोनों तरफ का प्रेशर ज़्यादा है। तो हम लोग समझिए अभी तक ये दोनों के बीच जो दूरी था मेंटेन कैसे था, क्योंकि इसमें जितना हवा था बाहर भी इतना ही हवा था, चारों तरफ बराबर हवा था। लेकिन जैसे हम लोग फूंक मारे बीच का हवा हट गया, तो जैसे यहाँ पर प्रेशर कम हुआ यानी कि हवा हटा, बाहर से प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसलिए वो आपस में चिपकने का प्रयास करेगा, मतलब पास आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वही बात समझे हम लोग कि जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर की ओर जाएगा वस्तु, और अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर हवा का वेग बढ़ता है तो वायु का दाब घटता है, एकदम बात सही है। मान लीजिए कि हवा मतलब क्या समझते हैं, हवा और वायु में हम लोग अंदर समझा दिए। हवा जो तेज़ी से बहता है, मान लीजिए कि हवा एक तरफ से, मान लीजिए यहाँ से तेज़ी से बह रहा है हवा, ठीक है, और यहाँ पे वायु है, तो वायु पहले से है तो वो तो क्या होगा, जब हटाएगा इसको, तो यहाँ मान लीजिए पहले से वायु है, तो मान लीजिए इधर हम लोग क्या किए, पूरा तेज़ी से हवा फेंके इधर किसी माध्यम से, तो यहाँ का क्या होगा, वायु हट जाएगा, तो क्या हो, इसका दाब घट जाएगा ना। इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका कम है, जब ये हटेगा अपने स्थान से तो इसका तो दाब कम हो जाएगा। ये बोल रहा है कि हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। अब ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक समझाया है, तो हम लोग तो पहले ही समझ लिए इसको। ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंट का समान है। तो बस यही का इंपॉर्टेंट लाइन है लिखने या याद करने लायक कि हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। ठीक है, चलिए ये भी फिर वही एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया है कि कैसे वायु का दाब मतलब घटता है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख लिए हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, वायु गर्म करने पर फैलती है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, हम लोगों ने पहले ही बताया। मान लीजिए कि वायु है, हवा है, उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होती है, फैलती है।
पहले ही बताया कि बोतल को हम लोग क्या किए कि पहले उसमें पानी डालते हैं और नीचे से क्या किए, गर्म पानी में डाले। तो जो क्या हुआ, उसका जो हवा था वो क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होकर क्या हुआ, उठने लगा यानी फैलने लगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि वायु गर्म होने पर फैलती है। इसका एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, देखिए क्या होता है। ये यहाँ पे 3 क्या लिया है, बोतल लिया गया है, यह 3 स्टिक लिया गया है, मतलब कोई भी यहाँ पे पाइप लिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, नॉर्मल पानी। ठीक है, नॉर्मल पानी है। इसमें आपका क्या है, गर्म पानी, गर्म पानी। और इसमें क्या है, ठंडा पानी है। ठीक है, अब क्या किया गया कि नॉर्मल जो पानी है उसमें मान लीजिए कोई पाइप लगा है, उसमें बैलून लगा दिया है। ठीक है, जो गर्म पानी है उसमें भी स्टिक है, उसमें भी बैलून लगा दिया गया है। ठंडा पानी है, इसमें भी स्टिक है, उसमें उसके मुंह पे बैलून लगा दिया गया है। और इसको क्या करेंगे, जब इसको नॉर्मल पानी में हम लोग देखेंगे तो वैसे का वैसे रह जाएगा, जो बैलून है वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो गर्म पानी है वो क्या होगा, जब अंदर से ये इसमें क्या होगा, भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा क्या करेगा, फुला देगा, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा फुला देगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि वायु जो होता है गर्म होने पर फैलती है। जो वायु है, इसके अंदर वायु है, वो गर्म होगा तो क्या होगा, वो फैलेगा। ठीक है, तो गर्म पानी में क्या होगा, फैलेगा। तो ठंडा पानी है वो क्या होगा, सिकुड़ेगा, यानी कि जो भी इसमें पहले से क्या था, वायु था, वो क्या हो गया, नीचे की ओर आ गया, यानी लुढ़क गया। इसका देखिए फेस क्या चला गया, बैलून का नीचे चला गया है। यानी हम लोग क्या समझे, सीखे यहाँ से एक्सपेरिमेंट से कि जो भी वायु होता है उसको गर्म करेंगे तो क्या हो गया, फैलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा कि वायु को गर्म करने पर क्या होगा। कोई ऑप्शन दे देगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, ऐसे 2-4 ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ से ध्यान से, अब ये भी क्या क्या है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि वायु गर्म होने पर फैलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसमें भी क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, सेम वही एक्सपेरिमेंट, मतलब 2-3 एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, जिस स्थान या क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। अभी हम लोगों ने क्या बताया, मान लीजिए यहाँ पे वायु है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जो वायु है गर्म हो गया। गर्मी के दिनों में मान लीजिए वायु क्या होता है, हमारे चारों तरफ वायु है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा धूप आती है तो क्या होता है, वहाँ का वायु जो होता है वो हीट हो जाता है, गर्म होकर क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। जब यहाँ का स्थान हटा, मान लीजिए वायु गर्म होकर क्या हुआ, चल मान लीजिए देखिए ये कोई बॉक्स है, इसमें वायु है। ठीक है, ये पूरा वायु गर्म हो गया गर्मी के दिनों में, तो वायु क्या हो गया, हम लोग बताए जैसे गर्म होगा वायु आसमान की ओर चला गया। तो जैसे ही ये अपना स्थान खाली किया तो ये स्थान में कोई ना कोई तो फिर आएगा ना जगह छेकने के लिए, तो फिर बाहर का क्या हो गया, वायु आ जाता है जगह छेकने के लिए। तो क्या बोल रहा है, जिस स्थान या क्षेत्र के वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है, लेकिन वायु यहाँ का जो दाब है वो तो कम हो जाएगा और अन्य जगहों से हवा वहाँ पे आने लगती है। और हमने बताया कि बाहर से हवा आने लगेगी, लेकिन वायु दाब यहाँ पे कम होगा। क्यों, क्योंकि गर्म होने के बाद हवा ऊपर चली जाती है। देखिए हमने क्या सीखा है अभी तक, हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है, यानी कि हवा वायु में तो समझ में आ गया अंतर। ठीक है, वायु स्थिर होता है, हवा तेजी से आता है, तो हवा का जैसे तेजी में वेग आएगा, यानी हवा जैसे तेजी में बहेगा वायु को जो दाब होगा घट जाएगा। और जो गर्म हवा होता है हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, यानी जैसे हवा जो होता है गर्म होगा वो ऊपर उठने लगता है हल्की होके। अब चलिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, पृथ्वी के धरातल का असमान रूप में गर्म होना। अब देखिए क्या होता है, हम लोग यह जानते हैं कि भूमध्य रेखा, अब ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। भूमध्य मतलब क्या होता है, इसके बीच में भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। ठीक है, के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। यानी कि जो मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, यहाँ का क्या होता है, सन का क्या होता है, धूप यहाँ पे आता है। ठीक है, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट, एनर्जी, सबसे पहले कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, बीच में आता है, भूमध्य रेखा पर आता है।
तो क्या होता है, निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊर्जा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। तो यहाँ का जो भी क्या होगा, वायु का क्या होगा, गर्म हो जाता। इसके बाद क्या होगा, वहाँ का जो वायु गर्म होगा, क्या बताया कि वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वायु इसका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। भूमध्य के दोनों ओर स्थित 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्रों में ठंडी हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती है। और यहाँ का जैसे वो हटेगा, यहाँ का गर्म होकर हवा ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो गया, यहाँ का जो भी आसपास के हवा है वो यहाँ पे जगह लेने के लिए आ जाएगी। ठीक है। इस प्रकार की स्थिति ध्रुवों और 60 डिग्री अक्षांश के बीच लागू होती है, जहाँ ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर आती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग समुंदर है, बीच में क्या हुआ, हम लोग हैं, यानी कि भूमध्य रेखा पर। यहाँ पे क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश आया, गर्म हुआ, वायु यहाँ से ऊपर चला गया। तो जैसे यहाँ स्थान खाली हुआ तो अब तक समुंदर के चारों तरफ से क्या हो गया, यहाँ पे या फिर आसपास के इलाके से हवा इकट्ठा होकर यहाँ पे स्थान भरने के लिए आ गया। तो यही होते रहता है। और ठंडा हवा आया तो यहाँ पे ठंडी जगह ठंडा हवा आने लगी, क्योंकि यहाँ का पानी ये वायु हट गया है। ठंडा हवा आएगी तो यहाँ का स्थान ठंडा हो जाएगा। यही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर जो होता है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब इसको डिटेल से हम लोग क्लास 8, 9, 10 में सीखेंगे। ठीक है, इतना ही इसमें हम लोग समझने वाली बात है। अब देखिए, जो पृथ्वी होती है इसमें 3 रेखाएं होती है। एक होती है कर्क रेखा, एक विषुवत रेखा और एक मकर रेखा। विषुवत रेखा को अगर हम लोग भूमध्य रेखा बोलें या फिर इक्वेटर लाइन बोलें, तीनों एक ही होता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है। फिर ऊपर हो गया कर्क रेखा और नीचे हो गया मकर रेखा, यानी कि इसके ऊपर कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। ठीक है। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। डिटेल्स में इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास 8 में, क्लास 9 में डिटेल्स से दिया गया। तो अभी हम लोग ये समझ गए वायु के बारे में, यानी कि जब भी वायु यानी हवा गर्म होगी वो ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। अब जो यहाँ की हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, व्यापारिक हवाएं होती हैं। आखिर क्यों होती हैं, क्योंकि पुराने समय में व्यापारिक के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। यानी कि हवा के माध्यम से क्या होता था, वो लोग बड़े बड़े जहाज़ों पे पॉलीथीन या फिर बड़े बड़े प्लास्टिक की चीज़ों टांग देता था, हवा का प्रेशर से वो आगे बढ़ता था और उसी से वो लोग आगे बढ़ के व्यापार करते थे। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि ये हवाएँ व्यापारिक हवाएँ कहलाती हैं, क्योंकि पुराने समय में व्यापारिक के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। जब जहाज पतवार वाले होते थे और हवा के सहारे ही चला करते थे, इन हवाओं के कारण जहाज चलने के श्रम या ईंधन की बचत होती थी। ठीक है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अब देखिए, गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तरी भारत के मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। यानी कि क्या होता है, देखिए यहाँ ध्यान से, मध्य और उत्तरी भारत के मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। यानी जो हवा होती है भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। क्यों, क्योंकि हम लोग मान लीजिए कि बीच में है, पृथ्वी के बीच में है, तो वहाँ की डायरेक्ट सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है, वायु पृथ्वी के बीचों बीच, यानी कि भूमध्य रेखा पर। वहाँ की वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। लेकिन उसको वहाँ का जब स्थान खाली होगा तो हवा क्या करेगी, स्थान लेने के लिए, भरने के लिए आएगी। तो वही बोल रहा है कि हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। समुद्रों से आने वाली हवाएं अपने जल वाष्प अपने साथ क्या लेके आती है, जल वाष्प लेके आती है। ठीक है। जिससे वर्षा होती है। अब समुद्र से जो भी पानी आएगी क्या होगी, साथ साथ नमी उसमें रहेगी, जल वाष्प पे रहेगा, जिससे वर्षा होती है। इसी को क्या बोलते हैं, मानसूनी हवा बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग नहीं बोलते हैं कि मानसून स्टार्ट हो गया। तो कैसे होता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, वहाँ बीचों बीच क्या होता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे धूप पड़ता है वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और समुद्र की ओर से क्या होता है, हवा चलने लगता है। अपने साथ वो क्या लेके आता है, जलवाष्प लेके आता है। तो वहीं से उसको बोला जाता है मानसूनी हवा। ठीक है। ये हवाएं तथा वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, परंतु हमेशा ही जरूरी नहीं है कि वो आनंद ही दे। कभी कभी तेज हवाएं या अत्यधिक वर्षा या दोनों में से कोई समस्या भी उत्पन्न कर सकती हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं आपदा का रूप धारण कर जंतुओं या पादपों की क्षति करती हैं। तो कभी कभी मान लीजिए कि हम लोग को वर्षा चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या होता है, आपदा का रूप भी वो धारण कर लेता है। ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए,
आंधी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉर्म। काफ़ी तेज गति से चलने वाली तीव्र आंधी हवाएं आंधी कहलाती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब चलता है तो आंधी कहलाती है उसी को, ठीक है, हवा को। आंधी से होने वाले नुकसान की सूची तैयार कीजिए, तो ये हम लोगों के लिए तो नहीं है, ठीक है। चक्रवात, चक्रवात क्या होता है? गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। हम लोगों ने सीखा है कि जैसे गर्म हवा मतलब गर्म होगा हवा, वो ऊपर उठने लगेगा और वहाँ का वायु दाब जो होगा कम हो जाएगा, जिससे प्रबल वेग की अधिक हवाएं वहाँ आने लगती है, ठीक है। अब हमने बताया कि वहाँ का वायु हटेगा तो चारों तरफ से तेज़ी से क्या होगा, हवा आने लगेगा। प्रबल वेग की हवा के आने से पुनः वायु दाब कम होता है तथा अधिक तेज हवाएं आने लगती है। इस तरह के चक्र बनने लगता है, जिससे पुनरावृत्ति अनेक बार होती है, यानी कि यहाँ से हवा हट रहा है और बाहर से हवा आ रहा है, ये क्या होता है, बार बार ऐसे सर्कल जैसा हो जाता है, इसी को चक्रवात बोलते हैं। इसका इस रूप में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग का हवा की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं, ठीक है। हमने बता दिया कि सर्कल हो जाता है, यानी कि यहाँ का हवा हट रहा है, बाहर से हवा आ रहा है, ठीक है। हवा हट क्यों रहा है? गर्म होके। यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, जिसके कारण बादलों को भी अपने साथ ले लेती है, ठीक है। अब देखिए, यह चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है तब तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने लगती है। ये चक्रवात का मतलब हम लोग समझ गए ना। मान लीजिए कि बीच से क्या हो रहा है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, लेकिन तेज़ी से उस जगह को भरने के लिए हवा बहती है, ठीक है। उसी को क्या होता है, जैसे हट रहा है इधर से, मान लीजिए यहाँ से हवा हट रहा है, इधर से चारों तरफ से क्या हो रहा है, हवा बह के आ रही है जगह को कवर करने के लिए, और ये क्या होता है, पूरा तेज़ी से होता है तो सर्कल बना लेता है, इसी को बोलते हैं चक्रवात। अब देखिए, आंधी और चक्रवात द्वारा होने वाले नुकसान, तो नुकसान तो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, मतलब उससे क्या क्या घर का नुकसान हो सकता है, मतलब बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के और भी उपाय हो सकते हैं जिन्हें हम सोचकर बड़े से चर्चा करें, और चलिए मतलब कैसे तूफान से कैसे निपटते हैं उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है, चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में इसे क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, हरिकेन बोलते हैं। पूर्वी एशिया में टाइफून बोलते हैं। अभी बीपीएससी का कोई ठीक नहीं है, वो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि उत्तर अमेरिका में चक्रवात को क्या बोलते हैं, तो हरिकेन बोलते हैं, और यहाँ पे पूर्वी एशिया में क्या बोलते हैं, तो टाइफून बोलते हैं। तो यहाँ से भी उठा सकता है क्वेश्चन। तो चलिए, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है, और इसका सारा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अगर ये आप लोग क्लास देख रहे हैं ना, उसके बाद पीडीएफ अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, तो मैं वादे के साथ कर सकता हूँ एक भी क्वेश्चन बीपीएससी इससे अलग नहीं देगी, क्योंकि उसका पैटर्न ही है क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन जो हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहा है ना, वो आप लोग को बहुत कम लोगों ने कराया है, ठीक है। तो इसलिए एक बार बिलीव करके, ठीक है, और कंटेंट को देखिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर करिए, अपना कमेंट में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए कि कैसा लग रहा है, क्या सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि आने वाले फर्दर वीडियो आप लोगों को टाइम से मिल जाए। डेली हम लोग 1 और 2 क्लास डालते हैं। कल से हम लोग ज्योग्राफी का भी कंटेंट लाने वाले हैं, एक क्लास ज्योग्राफी का भी हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी कराएंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।